Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन पे आए तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जब भी हम किसी सब सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आया कि वो मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है जी। अब ये ऑर्गेनेलिस किस तरह का दिखता है? ये चैनल्स की फॉर्म में दिखता है, जैसा कि ये आप नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या होता है? ये आपका सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके इर्द-गिर्द यहाँ पे ये पाया जा रहा है। ये जो डायग्राम मैंने एलैबोरेट की हुई है, ठीक है जी, ये इसी की है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियर इन्वेलप है इसके ऊपर, और इसके इर्द-गिर्द ये जो चैनल्स हैं, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ब्लू चैनल्स हैं, ये शो कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स या फिर ऑर्गेनेलीज। कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। जो यूकेरियोट्स होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर पे जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो आपका यूकेरियोटिक सेल होता है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेंटर में। जो न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये जो चैनल्स हैं, जैसा कि ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये जो चैनल्स पाए जा रहे हैं, ये क्या कहते हैं इनको? इन सब को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है जी, और उसके बाद उन टाइप्स के फंक्शंस की। तो अगर टाइप्स पे आ जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, रफ का क्या मतलब होता है? रफ का मतलब होता है नॉट स्मूथ। ठीक है जी, ये खुरदरा होता है। खुरदरा किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ये जैसे कि आपको रेड डॉट्स नजर आ रही है, सारे राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इनकी सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है। ठीक है जी। एंडो का क्या मतलब होता है? इनसाइड। प्लाज्मिक का क्या मतलब होता है? प्लाज्मा के अंदर, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलेट मीन जो बार बार चैनल्स बनाए। ठीक है जी। तो इसके नाम से जाहिर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रफ होते हैं। क्यों रफ होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेटिकुलेट किए होते हैं चैनल्स की फॉर्म में, इसीलिए इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? इनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है। और राइबोसोम किस लिए रिस्पॉन्सिबल थे? हमने राइबोसोम की जब डिस्कस किया था राइबोसोम को, तो हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम यहाँ पे मौजूद है तो इट मीन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है जी। राइबोसोम की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। सो फंक्शन क्या हुआ? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों प्रोटीन बना रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी टाइप पे, विच इज SER, एब्रिवेटेड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, स्मूथ मीन फ्लैटन। ठीक है जी। ये फ्लैटन है, बिल्कुल फ्लैट है। ये इसके ऊपर कोई जो इसकी सरफेस पे कोई एब्रिवेशन नहीं है, कोई जो है वो रफ नहीं है, ये किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्मूथ है, जैसा कि ये नजर आ रहा है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, स्मूथ नजर आ रहा है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नजर आ रहा है। अब होता क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स की मौजूदगी नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्मूथ होते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इनके फंक्शन पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात, ये क्या करते हैं? दे मॉडिफाई द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है जी।
और सेकेंडली क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की? अब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, ज़ाहिर है वो यहाँ पे तो नहीं पड़ी रहेगी, उसको ट्रांसपोर्ट होना है सेल के अंदर, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाना है, यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होनी है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। मतलब अगर यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है तो यहाँ से सेल के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पे प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके 3 बेसिक फंक्शन थे। जो पहला था वो ये है, ये लिपिड को तोड़ने में हेल्प आउट करता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है लिपिड्स को। ठीक है जी। अब सेकंड फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ठीक है जी, कहाँ से? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे फंक्शन पे। तीसरा इसका मेन फंक्शन जो है वो ये है, इट आल्सो डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल मटेरियल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। ये क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि टॉक्सिक असरात को ख़त्म कर देना। ठीक है, ये किस चीज़ को डिटॉक्सिफाई करते हैं? कोई भी हार्मफुल केमिकल जो बाहर से आता है सेल के अंदर, ये उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके जो ख़तरनाक असरात होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर अंदर भी कोई अगर कोई हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर पैदा हो जाए तो ये उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है जी। 3 इसके मेन फंक्शन SER के, फर्स्ट वन वाज लिपिड मेटाबॉलिज्म, सेकंड वन वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। अब ट्रांसपोर्ट किस मटेरियल की हो रही है? जो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है उन प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट हो रही है। थर्ड फंक्शन है वो डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल जो बाहर से आ रहे होते हैं या फिर जो सेल के अंदर होते हैं। अब एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो ये भी है कि ये मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प आउट करता है। मसल सेल के अंदर जब कंट्रैक्शन होती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे भी हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। तो क्या चौथा फंक्शन है? ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी। आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे एग्जाम में 2 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो 1 पार्ट में बी दिस वन। तो आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, दिखता किस तरह के, चैनल्स की तरह से, चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ठीक है जी। उसके बाद इसकी टाइप डिस्क्राइब करनी है। टाइप में आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखना है। इनके डेफिनेशंस को बताना है, एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इनके फंक्शंस को लिखना है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। ठीक है जी। ये इसकी डायग्राम है, ये आपने लाजमी याद बनानी है तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी अपरेटस को। व्हाट इज गोल्जी अपरेटस? इन 1898 एन इटालियन फिजिशियन हुज नेम वाज कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक्स को डिस्कवर किया। जिस तरह से नजर आ रही है फ्लैटेंड सैक्स है। ठीक है जी। फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटी, फैली हुई। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर डिस्कवर किए उसने उनको नाम दिया गोल्जी अपरेटस का। ठीक है जी। ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इसको उसने क्या नाम दिया? गोल्जी अपरेटस का। और ये जो फ्लैटेंड सैक्स थी ये स्टैक्ड हुई हुई थी एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये एक फ्लैटेंड सैक है, ये दूसरी एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई है। स्टैक का मतलब होता एक दूसरे के ऊपर ढेर लग जाना चीजों का। तो ये जो है जैसे एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह से पड़ी हुई है, तो इस सारी फ्लैटेंड सैक्स को उसने नाम दिया गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, किसने? कैमिलो गोल्जी ने। क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इस चीज को डिस्कवर किया था तो उसने अपने ही नाम पे इसको नाम दे दिया गोल्जी ऑपरेटस का। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। दीज आर फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड ईच सैक इज कॉल्ड सिस्टर्नी। हर एक सैक को उसने नाम दिया सिस्टर्नी का। एक वर्ड होता है क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ये सिस्टर्नी है। ये कहाँ पाया जाता है? गोल्जी ऑपरेटस में। गोल्जी ऑपरेटस जो होती हैं वो फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। हर एक सैक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी।
ठीक है जी। अब ये सेक्स का एक ढेर है, सिस्टर्नी विच आर पाइल्ड ओवर ईच अदर और विच आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, मतलब उनका एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा हुआ है। जो सिस्टर्नी होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैटेंड सैक को सिस्टर्नी कहते हैं। हर फ्लैटेंड सैक को हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। और ये जो फ्लैटेंड सैक है ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई है या फिर इनका स्टैक बना हुआ है। इस स्टैक को कलेक्टिवली हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस एंड इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आगे जो है ना यहाँ पे सेल के अंदर यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अब गोल्जी अपरेटस में आपको नजर आ रहा होगा ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ना, इनके साथ साथ छोटी छोटी थैलियां भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको जो है वो डिलीवर करता है यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस में। ठीक है जी। तो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जब प्रोटीन जाती हैं तो इस साइड से जब वो इस तरफ जा रही होती हैं तो प्रोटीन की पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है जी। जैसे कि अब आप कोई नई चीज़ देते हो या आप किसी को गिफ्ट देते हो या आप कोई नई चीज़ देते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको पैक करते हो। ठीक है जी। किस लिए पैक किया जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके। जब या फिर जब आप कोई ऑर्डर करते हो चीज़ तो वो पैक होके आती है। वो पैक किस लिए होती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक जो है वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। ठीक है जी, अच्छी कंडीशन में पहुंच सके। इसी तरह जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है या कोई और मटेरियल यहाँ पे बनता है सेल के अंदर, तो क्या होता है, वो जाता है गोल्जी ऑपरेटस के पास। गोल्जी ऑपरेटस का ये काम है कि ये पैकेजिंग करता है उस मटेरियल की, उसको पैकेट्स में उसके गिर्द मेम्ब्रेन बना देता है। ठीक है, ये प्रोटीन आई, इसके गिर्द ये मेम्ब्रेन बन गई और ये प्रोटीन जो है ये पैक हो गई। अब हम इसको कहते हैं आफ्टर पैकेजिंग इट इज कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, गोल्जी वेसिकल्स। अब ये जो सैक बनी है इसको या तो फिर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसी जगह पे जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होती है, या फिर इसको सेल के बाहर भेज दिया जाता है जहाँ कहीं पे प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, these Golgi vesicles are either transported inside the cell or to the exterior of the cell। ठीक है जी। अब ये जो गोल्जी वेसिकल है, जो प्रोटीन की पैकेजिंग है, जहाँ पे प्रोटीन पैक हुई हुई है, इसको सेल के अंदर भी भेज दिया जाता है और सेल के बाहर भी भेज दिया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो गोल्जी ऑपरेटस में हमने क्या पढ़ा, आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता है। डिफाइन सिस्टर्नी, व्हाट इज सिस्टर्नी, व्हाट इज गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमने बात की 1898 में इटालियन फिजिशियन था, ठीक है, डॉक्टर था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उसने फ्लैटेंड सैक्स डिस्कवर की, जो चिपटी थैलियाँ थी वो डिस्कवर की। उसने उनको नाम दिया, हर चिपटी थैली को उसने नाम दिया सिस्टर्नी का। उसने कहा ये जो सिस्टर्नी होती हैं ये स्टैक्ड ओवर ईच अदर होती हैं, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। ये जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ना, ये क्या करता है, जो यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज होके आ रही हैं थ्रू एसईआर, वो पहुंचती हैं गोल्जी ऑपरेटस के पास। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस इनकी पैकेजिंग करता है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन बनाता है, तो इसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। अब ये जो गोल्जी वेसिकल्स बनती हैं ना, या तो फिर इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर सेल से बाहर जो है वो ज़रूरत के तहत ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आई होप आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, मेरी वीडियो को बार-बार देखिए, देन यू कैन गेट द होल टॉपिक एंड यू कैन गेट द होल मार्क्स टू। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।